हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय पहला है। यहां पर हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज का पहला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताएं जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना सपनों का एक संसार रचा। कितागेवा उतामारू, रिचर्ड एम हो, वाल्टेयर, फ्रेडरिक सारियो। देखिए 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला तैयार की, जिसे इसने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना सपनों का एक संसार का नाम दिया। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। दूसरा प्रश्न है, कलाकार फ्रेडरिक सारियो की सही राष्ट्रीयता चुनें जिन्होंने अपनी पेंटिंग में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना की थी। जर्मन, स्विस, फ्रेंच, अमेरिकी। देखिए ये फ्रांसीसी था, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। तीसरा प्रश्न है, यूरोप में मध्य वर्ग के लिए उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? रूढ़िवाद का उन्मूलन, उदार और शिक्षित होने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, प्रतिनिधि सरकार। देखिए यूरोप में जो मध्य वर्ग उदारवाद की वकालत कर रहा था, उसके लिए उदारवाद का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। चौथा प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किस प्रमुख मुद्दे की आलोचना की? प्रेस को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून, चर्च का संरक्षण, एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही। उदारवादी राष्ट्रवादियों ने जब आवाज उठाई तो वहां के निरंकुश शासकों ने उनकी आवाज को दबाने के लिए प्रेस को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून बनाए ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। तो इन्होंने जो इस मुद्दे की आलोचना की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। पांचवा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1789, 1879, 1780, 1769। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में शुरू हुई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति को यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, जर्मन क्रांति, स्पेनिश क्रांति। देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। सातवां प्रश्न है, 1815 में यूरोप में किस प्रकार की रूढ़िवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई? निरंकुश, कुलीन, लोकतांत्रिक, संघीय। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1815 में नेपोलियन को सत्ता से हटा दिया गया था और नेपोलियन की जगह जो अन्य देश के लोग थे उन लोगों ने मिलकर एक वियना संधि की और ऐसे करके वहां पर फिर निरंकुश सरकारों की स्थापना की। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रवाद ने यूरोप में निम्नलिखित का उदय किया? आधुनिक राज्य, बहुराष्ट्रीय राजवंशी राज्य, राष्ट्र राज्य, कई यूरोपीय राज्यों के बीच गठबंधन। जब यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ है तो वहां पर फिर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। नौवां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक शक्ति के रूप में उभरे राष्ट्रवाद का अर्थ है अन्य राष्ट्रों के प्रति प्रशंसा के बिना अपने देश के प्रति दृढ़ समर्पण, अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के प्रति दृढ़ समर्पण, अपने देश के प्रति दृढ़ प्रेम और दूसरों के प्रति घृणा, दुनिया के सभी देशों के प्रति समान रूप से दृढ़ समर्पण। देखिए राष्ट्रवाद का यहां पर जो अर्थ है वो है अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के प्रति दृढ़ समर्पण। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 10वां प्रश्न है, जनमत संग्रह शब्द को परिभाषित करने के लिए सही परिभाषा चुनें। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र की केवल महिला सदस्यों को किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। जनमत संग्रह एक मातृसत्तात्मक व्यवस्था की महिला सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए प्रत्यक्ष वोट है। जनमत संग्रह किसी विशेष क्षेत्र की कुल आबादी में से केवल कुछ चुने हुए लोगों द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किया जाने वाला प्रत्यक्ष मतदान है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के सभी नागरिकों को
किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है? यहां पर आपका आंसर है डी वाला, यानी जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के जो सभी नागरिक होते हैं ये किसी प्रस्ताव को स्वीकार या फिर अस्वीकार करते हैं। तो आंसर है आपका डी वाला। 11वां प्रश्न है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? 1821, 1796, 1814, 1797। देखिए नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण जो है 1796 में किया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 12वां प्रश्न है, संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले एक संयुक्त समुदाय के विचारों को फ्रांस द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया था: ला पैट्री, ले सिटियोन, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ला पैट्री का मतलब होता है पितृभूमि, यानी फ्रांस में पितृभूमि का विचार जो है, जब वहाँ की क्रांति हुई है, वहाँ पर अधिकारों की बात हुई है, तो वहाँ पे पितृभूमि का विचार निकल कर आया, ला पैट्री का विचार निकल कर आया है। ले सिटियोन का मतलब होता है नागरिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में जो वहाँ की जनता होती है वो नागरिक कहलाती है, वहीं राजशाही में किसी देश की जनता जो होती है वो प्रजा कहलाती है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे क्रांति हुई है, क्रांति के बाद यहाँ पर जो विचार निकले हैं समान अधिकारों के, उनमें ला पैट्री और ले सिटियोन को बढ़ावा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सही हैं, तो आपका सही आंसर है सी वाला, यानी ए और बी दोनों। 13वां प्रश्न है, अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि राष्ट्रों का अस्तित्व एक आवश्यकता है क्योंकि यह सभी निवासियों को सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यह सभी निवासियों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, यह अपने निवासियों को संसदीय शासन प्रणाली सुनिश्चित करता है, यह अपने सभी निवासियों के लिए रोजगार और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। देखिए अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि राष्ट्रों का अस्तित्व एक आवश्यकता है क्योंकि यह सभी निवासियों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 14वां प्रश्न है, फ्रेडरिक सेरियो एक फ्रांसीसी कलाकार ने अपने 4 चित्रों की श्रृंखला में एक ऐसी दुनिया का सपना देखा: लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया, एक राष्ट्र एक दुनिया से बनी दुनिया, एक निरंकुश शासक वाली दुनिया, एक धर्म एक भाषा का पालन करने वाली दुनिया। देखिए फ्रेडरिक सेरियो ने जो भी सपना देखा था और उस सपने को साकार करने के लिए इसने 4 चित्रों की श्रृंखला रची थी, उसमें इसने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया का सपना देखा। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, स्विट्जरलैंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेपोलियन की हार के बाद सन 1815 में वियना कांग्रेस की मीटिंग हुई है जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ये लोग शामिल हुए हैं, जबकि इसमें स्विट्जरलैंड शामिल नहीं था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेपोलियन की हार का हिस्सा नहीं था? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी। देखिए नेपोलियन की हार का मतलब यह है कि यहां पर जो वियना कांग्रेस हुई है, वियना कांग्रेस में जो जो देश शामिल थे वही देश नेपोलियन की हार के लिए उत्तरदायी थे। तो यहां पर ब्रिटेन भी शामिल था, ऑस्ट्रिया भी शामिल था, जर्मनी भी शामिल था, हालांकि इनमें इटली शामिल नहीं था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 17वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति द्वारा लाए गए राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन क्या थे? इसने निरंकुश राजशाही को समाप्त कर दिया, इसने फ्रांसीसी नागरिकों के एक समूह को सत्ता हस्तांतरित कर दी, इसने घोषणा की कि अब से लोग राष्ट्र का गठन करेंगे। देखिए जब फ्रांसीसी क्रांति हुई है तो उसके बाद वहाँ के लोगों ने निरंकुश राजशाही को समाप्त कर दिया है और फ्रांसीसी नागरिकों के एक समूह को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई है। अब यहाँ पर जो नई व्यवस्था आई है उस व्यवस्था ने घोषणा की है कि अब से लोग राष्ट्र का गठन करेंगे। तो यहाँ पर आपके सभी विकल्प सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है, वियना की संधि की मेजबानी किसने की? फ्रेडरिक सोरियो, विक्टर इमैनुअल, ड्यूक मैटरनिक, यूसेफ गैरीबाल्डी। देखिए वियना की जो संधि हुई थी 1815 में, इस संधि की अध्यक्षता ड्यूक मैटरनिक ने की, यानी ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं ड्यूक मैटरनिक, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 19वां प्रश्न है, 1815 की वियना संधि के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को बहाल करना, लोकतंत्रों को बहाल करना, राजतंत्रों को बहाल करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए 1815 की जो वियना संधि हुई है इसके पीछे मुख्य उद्देश्य
राजतंत्र को बहाल करना था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1815 की वियना संधि का परिणाम नहीं था? फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया, प्रसा को उसके पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए, रूस को 39 राज्यों का जर्मन परिसंघ दिया गया। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वियना कन्वेंशन के बाद फ्रांस का विस्तार रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य स्थापित किए गए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना हो सके। तो यहां पर ए वाला सही है। इस संधि के तहत ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दे दिया गया, प्रसा को उसके पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए, रूस को पोलैंड का कुछ हिस्सा दिया गया, जबकि इस वियना कन्वेंशन में जो नेपोलियन ने 39 राज्यों का जर्मन परिसंघ बनाया था वो परिसंघ बरकरार रखा गया। तो यहां पर आपका डी वाला गलत है, यानी कि ये परिसंघ जो है ये रूस को नहीं दिया गया बल्कि रूस को पोलैंड वाला हिस्सा दिया गया था, पोलैंड का कुछ हिस्सा दिया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 21वां प्रश्न है, फ्रांस में 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फ्रांसीसी क्रांतिकारी संहिता, नेपोलियन संहिता, यूरोपीय शाही संहिता, फ्रांसीसी नागरिक संहिता। देखिए, फ्रांस की 1804 की जो नागरिक संहिता है इसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 22वां प्रश्न है, 1804 की नेपोलियन संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई, जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। देखिए, यहां पर सभी के सभी विकल्प सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न है, नेपोलियन संहिता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निर्यात की गई थी? इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्र या पोलैंड? देखिए, नेपोलियन संहिता उन्हीं देशों में गई जो नेपोलियन के अंडर में थे, तो ये फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में इसको निर्यात किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 24वां प्रश्न है, उदार राष्ट्रवाद का अर्थ है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, निरंकुशता और पादरी विशेषाधिकारों का संरक्षण, समाज के केवल पुरुष सदस्यों की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वतंत्रता। देखिए, उदार राष्ट्रवाद का मतलब है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 25वां प्रश्न है, यूरोपीय रूढ़िवादी निम्नलिखित में से किस पर विश्वास नहीं करते थे? राजनीति की पारंपरिक संस्था, मजबूत राजतंत्र, पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज की वापसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, यूरोपीय रूढ़िवादी जो थे ये राजनीति की पारंपरिक संस्थाओं में विश्वास करते थे, मजबूत राजतंत्र में विश्वास करते थे। हालांकि ये लोग जो पूर्व क्रांतिकारी दिन थे उनमें वापस लौटना नहीं चाहते थे, यानी ये चाहते थे कि जो व्यवस्था है उसमें सुधार आए। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 26वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के अनुसार फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य था यूरोप के लोगों पर विजय प्राप्त करना, यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराना, यूरोप के सभी देशों में निरंकुश राजतंत्र को मजबूत करना, दुनिया के हर हिस्से में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का प्रचार करना। देखिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के अनुसार फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराना था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 27वां प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शब्द का अर्थ है वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार जो केवल पुरुषों को दिया जाता है, सभी वयस्कों के लिए वोट देने का अधिकार, वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार जो केवल संपत्ति के मालिक पुरुषों को दिया जाता है, वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार जो केवल शिक्षित पुरुषों और महिलाओं को दिया जाता है। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है सभी वयस्कों के लिए वोट देने का अधिकार। वयस्कों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िवाद की विशेषता या मान्यता नहीं है? रूढ़िवादी राज्य और नीति की स्थापित पारंपरिक संस्थाओं में विश्वास करते हैं, रूढ़िवादी परंपरा के महत्व पर जोर देते थे और त्वरित परिवर्तन के बजाय क्रमिक विकास को प्राथमिकता देते थे। रूढ़िवादियों ने पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में लौटने का प्रस्ताव रखा और राजशाही को मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण के विचारों के खिलाफ थे।
रूढ़वादियों का मानना था कि राजशाही, चर्च और अन्य सामाजिक पदानुक्रम हैं। देखिए यहाँ पर ए, बी और डी, ये तीनों विकल्प सही हैं। जो गलत वाला विकल्प है वो है सी वाला। रूढ़वादी जो है ये पूर्व क्रांतिकारी दिनों में वापस लौटना नहीं चाहते थे और ना ही इन्होंने इसकी वकालत की है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 29वां प्रश्न है, टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने के लिए प्रसाद द्वारा गठित सीमा शुल्क संघ का नाम बताइए। एल ए, जोलवेरिन, जोए इविकेन, ला पेट्री। देखिए टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने के लिए प्रसा के द्वारा जोलवेरिन सीमा शुल्क संघ का गठन किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 30वां प्रश्न है, 1834 में प्रसा में शुरू किया गया जोलवेरिन किससे संबंधित है? ट्रेड यूनियन, सीमा शुल्क संघ, श्रमिक संघ, किसान संघ। देखिए जोलवेरिन जो है ये सीमा शुल्क संघ से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 31वां प्रश्न है, बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन संहिता के विरोधी थे क्योंकि यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं था, इसने शासकों के विशेषाधिकारों को नष्ट कर दिया, प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं चलते थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए रीजन ये था कि यहाँ पर जो भी प्रशासनिक परिवर्तन हो रहे थे वो लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं चल रहे थे, दोनों एकदम अपोजिट थे। इसी वजह से लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 32वां प्रश्न है, किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? वर्साई की संधि, वेना की संधि, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, लॉजेन की संधि। देखिए जो कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि हुई है इस संधि ने ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 33वां प्रश्न है, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1835, 1735, 1834, 1832। ये कॉन्स्टेंटिनोपल की जो संधि हुई है इस पर हस्ताक्षर जो है 1832 में किए गए हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपोलियन संहिता की विशेषता नहीं थी? कानून के समक्ष समानता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संपत्ति का अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार। देखिए नेपोलियन संहिता में यहां पर कानून के समक्ष समानता का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया था, हालांकि मताधिकार केवल चुनिंदा पुरुषों को ही मिला था। इसमें जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं थे। तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन गलत है, तो यही आपका सही आंसर है। आंसर है आपका डी वाला। 35वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ किए गए बूरो राजवंश को किस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया? वियना, कॉन्स्टेंटिनोपल, मार्सिले, प्रसिया। देखिए वियना की जो संधि हुई थी 1815 में, इस संधि के बाद बूरो राजवंश को सत्ता में फिर से बहाल किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 36वां प्रश्न है, उदार लोकतंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग किस देश में हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन। उदार लोकतंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग जो है सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य यूटोपियन समाज को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? एक ऐसा समाज जहां सभी समान हैं, एक व्यापक संविधान वाला समाज, एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता, एक लोकतांत्रिक समाज। यूटोपियन का मतलब, यूटोपियन समाज का मतलब होता है कि एक ऐसे आदर्शवादी समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग असंभव है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुधार ने फ्रांस में संपूर्ण व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाया? प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार। देखिए प्रशासनिक सुधारों ने फ्रांस में पूरी व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 39वां प्रश्न है, पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया वह थी? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार निकले हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, 1832 की
कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि में क्या हुआ था? यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की चिंगारी भड़क उठी, यूनानियों के बीच स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ, ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई, यूरोपीय सभ्यता और मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ अपने संघर्ष का समर्थन करने के लिए जनमत जुटाया। देखिए 1832 की जो कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि हुई है उसके तहत ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 40 का सी वाला। 41वां प्रश्न है, रोमांटिकवाद किस आंदोलन को संदर्भित करता है? राजनीतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, साहित्यिक आंदोलन? देखिए रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 42वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? कुलीन, जमींदार, अभिजात वर्ग, पादरी वर्ग या निरंकुश सम्राट? देखिए मध्य यूरोप में 18वीं शताब्दी में कुलीन वर्ग जो है सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली वर्ग था, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 43वां प्रश्न है, 1815 में यूरोप में स्थापित सभी नए शासन निरंकुश थे क्योंकि वे आलोचना और असहमति को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने समाचार पत्रों, नाटकों, गीतों आदि में कही जाने वाली बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किए। उन्होंने उन गतिविधियों पर अंकुश लगाया जो उनकी वैधता पर सवाल उठाती थीं। उपरोक्त सभी, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1815 के वियना कन्वेंशन के बाद फिर से राजवंश स्थापित हुए हैं और ये सभी राजवंश जो हैं निरंकुश राजवंश हैं। ये लोग जो है आलोचना और सहमति को बर्दाश्त नहीं करते थे। इन्होंने अपनी आलोचना करने वालों को रोकने के लिए सेंसरशिप कानून पारित किए हैं। तो यहां पर सभी विकल्प सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 44वां प्रश्न है, नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय राष्ट्रों को किस नई भावना ने निर्देशित किया? फासीवाद, रूढ़िवाद, नाजीवाद, साम्यवाद? देखिए नेपोलियन की हार के बाद 1815 का जो वियना कन्वेंशन हुआ है उसमें जो सरकारें बनी हैं वो निरंकुश रूढ़िवादी सरकारें बनी हैं। तो ये रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित सरकारें थीं, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 45वां प्रश्न है, सीमा शुल्क संघ या जोल्वेरिन ने क्या किया? कर समाप्त कर दिया, टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से अधिक से घटाकर 2 कर दी। टैरिफ शुल्क समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या घटाकर 5 कर दी। केवल टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया। देखिए सीमा शुल्क संघ या जोल्वेरिन ने जो है टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया है और पहले जो 30 से अधिक मुद्राएं जो चलती थी उनको घटाकर अब 2 कर दिया था। 46वां प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई और इसमें कौन भागीदार थे? 1816 ब्रिटेन, रूस और प्रसिया, 1815 ब्रिटेन, रूस, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, 1820 ब्रिटेन और रूस, 1817 रूस, प्रसिया और ऑस्ट्रिया। देखिए इसमें वियना कन्वेंशन में ब्रिटेन, रूस, प्रसिया और ऑस्ट्रिया शामिल थे और ये संधि जो है 1815 में हुई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 47वां प्रश्न है, जर्मनी में मापने की इकाई एले का उपयोग मापने के लिए किया जाता था? कपड़ा, धागा, भूमि, ऊंचाई? देखिए मापने की इकाई एले का उपयोग जो है कपड़े को मापने के लिए किया जाता था, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना माना जाता है? इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस, रूस? देखिए ग्रीस या यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना माना जाता है। आंसर है आपका सी वाला। 49वां प्रश्न है, रूपक क्या है? आदर्शवादी राज्य, अमूर्त विचार, कला रूप, गीत? देखिए जब हम किसी अमूर्त विचार को किसी मूर्त रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे रूपक कहा जाता है। जैसे स्वतंत्रता की प्रतिमा को हमने नारी रूप दे दिया, तो क्या नारी रूप क्या है? स्वतंत्रता का रूपक है। तो यहां पर यह है अमूर्त विचार, तो आपका सही आंसर है बी वाला। 50वां प्रश्न है, 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया? खराब गुणवत्ता वाला कच्चा माल, कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति, ठेकेदार जो उन्हें पर्याप्त भुगतान नहीं करते थे, या उपरोक्त सभी? 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने जो विद्रोह किया था उसके पीछे रीजन ठेकेदारों के द्वारा पर्याप्त भुगतान नहीं करना था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 51वां प्रश्न है, जनमत संग्रह शब्द का अर्थ है वयस्क मताधिकार, एक प्रत्यक्ष वोट जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार
या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। जब अमीर और अभिजात वर्ग अपने नेताओं का चयन करते हैं, लोगों द्वारा अपने नेता का चुनाव करने के लिए वोट। देखिए, जनमत संग्रह का अर्थ होता है एक प्रत्यक्ष वोट जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के लोग एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने जर्मेनिया की छवि चित्रित की? फिलिप बीट, फ्रेडरिक सोरियो, अर्नेस्ट रेनर, रिचर्ड एम हो। फिलिप बीट ने जो है जर्मेनिया की छवि को चित्रित किया था। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 53वां प्रश्न है, नीदरलैंड का राज्य जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, फ्रांस के उत्तर में क्यों स्थापित किया गया? सेंसरशिप कानूनों को नियंत्रित करने के लिए, सरकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए, या ए और बी दोनों? देखिए, नीदरलैंड का राज्य फ्रांस के उत्तर में इसलिए स्थापित किया गया ताकि फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार भविष्य में न कर सके। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 54वां प्रश्न है, नेपोलियन ने विजित क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में क्या किया? प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को दास्ता और जागीरदारी से मुक्त किया, प्रशासन को सख्त बनाया, सामंती व्यवस्था को प्रोत्साहन किया, किसानों पर कर लगाया। तो यहां पर देखिए ए वाला विकल्प सही है। नेपोलियन ने विजित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया है, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया है और किसानों को दास्ता और जागीरदारी से मुक्त कराया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 55वां प्रश्न है, नेपोलियन ने शहरों में क्या बदलाव लाए? गिल्ड प्रतिबंध हटा दिए गए, परिवहन और संचार प्रणालियों में सुधार किया गया, किसानों, कारीगरों, श्रमिकों और नए व्यापारियों को कर देना पड़ता था, गिल्ड प्रतिबंध वैसे ही बने रहे। देखिए, नेपोलियन ने शहरों में गिल्ड प्रतिबंध को हटा दिया। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 56वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड की स्थिति क्या थी? वे संप्रभु राज्य थे, वे लोकतंत्र थे, वे गणराज्य थे। वे राज्यों, डचियों और कैंटन में विभाजित थे जिनके शासकों के पास अपने स्वायत्त क्षेत्र थे। देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में जो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड है, ये राज्यों, डचों और कैंटनों में विभाजित थे जिनके शासकों के पास अपने स्वायत्त क्षेत्र थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 57वां प्रश्न है, नए वाणिज्यिक वर्गों द्वारा आर्थिक परिवर्तन और विकास में बाधा के रूप में क्या देखा गया? रेलवे की अनुपस्थिति, सीमित मताधिकार, महिलाओं की कम स्थिति, सीमा शुल्क। देखिए, यह सीमा शुल्क को देखा गया है बाधा के रूप में। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 58वां प्रश्न है, यूटोपियन दृष्टि में संत, देवदूत और मसीह किसका प्रतीक है? लोगों के बीच समानता, राष्ट्रों के बीच बंधुत्व, राष्ट्रों की स्वतंत्रता, राष्ट्रों के प्रति आक्रोश। देखिए, यूटोपियन दृष्टि में जो संत, देवदूत और मसीहा या मसीही जो हैं, ये राष्ट्रों के बीच बंधुत्व के प्रतीक हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 59वां प्रश्न है, कौन सा देश 15वीं शताब्दी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा था? स्पेन, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी। यूनान या ग्रीस जो है 15वीं शताब्दी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा था। तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 60वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में कूटनीति के उद्देश्य से कौन सी भाषा बोली जाती थी? जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। देखिए, यूरोप में कूटनीतिक भाषा के रूप में फ्रेंच भाषा का उपयोग होता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 61वां प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवादी मुख्य रूप से किस वर्ग से संबंधित हैं? कुलीन वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, कारीगर। देखिए, शिक्षित मध्यम वर्ग जो है बाद में उदारवादी राष्ट्रवादी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 62वां प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने भाषा को राष्ट्रीय प्रतिरोध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया? पोलैंड, इंग्लैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया। देखिए, जब पोलैंड को भंग कर दिया गया और पोलैंड पर रसिया और अन्य देशों ने अपना कब्जा जमा लिया, तो पोलैंड ने जो है अपना राष्ट्रीय प्रतिरोध अपने भाषा के माध्यम से व्यक्त किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 63वां प्रश्न है, 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, पोलैंड पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में आ गया और रूस का हिस्सा बन गया, पोलैंड पूर्वी जर्मनी का हिस्सा बन गया। 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का विभाजन 3 महान शक्तियों रूस, प्रसिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा किया गया था। देखिए, यहां पर आपका डी वाला सही है। 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का विभाजन जो है रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला।
64वां प्रश्न है, ला पैट्री का विचार का क्या अर्थ है? मातृभूमि, पितृभूमि, नागरिक, राजतंत्र। फ्रेंच में यानी फ्रांसीसी भाषा में ला पैट्री का मतलब होता है पितृभूमि। तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 65वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक दुनिया में व्यापक परिवर्तन ला दिए। राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, राजतंत्र, धर्म। देखिए 19वीं शताब्दी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा है जिसने यूरोप की जो राजनीतिक और मानसिक दुनिया है इसमें व्यापक परिवर्तन कर दिए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 66वां प्रश्न है, हैब्सबर्ग साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल थे? लोम्बार्डी और वेनेटिया के इतालवी भाषी प्रांत, अल्पाइन क्षेत्र, टायरल, ऑस्ट्रिया और सुडेंटलैंड। विकल्प ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेटिया के जो इतालवी भाषी प्रांत ये शामिल थे। इसके अलावा अल्पाइन क्षेत्र, टायरल, ऑस्ट्रिया और सुडेंटलैंड ये भी शामिल थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 67वां प्रश्न है, गैलिसिया में अभिजात वर्ग कौन सी भाषा बोलता था? जर्मन, इतालवी, फ्रेंच, पोलिश। देखिए गैलिसिया में अभिजात वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में भूमिका नहीं निभाई? कला, संगीत, जलवायु, लोकगीत। कला, संगीत और लोकगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में भूमिका निभाई है, जबकि जलवायु ने कोई भूमिका नहीं निभाई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 69वां प्रश्न है, हैब्सबर्ग साम्राज्य ने किन क्षेत्रों पर शासन किया? ऑस्ट्रिया, रोमानिया, हंगरी या ए और सी दोनों। हैब्सबर्ग साम्राज्य ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के क्षेत्रों पर शासन किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी ए और सी दोनों। 70वां प्रश्न है, फ्रांस में औपचारिक ध्वज रॉयल स्टैंडर्ड को बदलने के लिए किस नए डिजाइन किए गए ध्वज को चुना गया था? यूनियन जैक, तिरंगा, व्हाइट साल्टायर, रेड क्रॉस। देखिए फ्रांस में नए ध्वज के रूप में तिरंगे को चुना गया, जिसमें ब्लू, रेड और व्हाइट कलर शामिल थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 71वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, ऑटो वॉन बिस्मार्क, मेजनी, गैरीबाल्डी। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार ऑटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 72वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए रक्त और लोहे की नीति का पालन किसने किया? गैरीबाल्डी, मेजनी, मैटरनिक, ऑटो वॉन बिस्मार्क। देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑटो वॉन बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति का पालन किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 73वां प्रश्न है, जोसेपी मेस्सिनी कौन था? फ्रांसीसी क्रांतिकारी, इतालवी क्रांतिकारी, रूसी क्रांतिकारी, जर्मनी का शासक। जोसेपी मेस्सिनी इतालवी क्रांतिकारी था। सही आंसर है यहां पर बी वाला। 74वां प्रश्न है, प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी जोसेपी मेस्सिनी का जन्म 1807 में कहां हुआ था? ट्यूरिन, रोम, जेनोवा, अटलांटा। देखिए इसका जन्म जो है जेनोवा में हुआ था। तो सही आंसर है सी वाला। 75वां प्रश्न है, जोसेपी मेस्सिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत संगठन की स्थापना कहां की? मार्सिले, बर्न, वियना, ब्रसेल्स। मेस्सिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत संगठन की स्थापना जो है 1834 में बर्न में की थी। तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 76वां प्रश्न है, यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना कहां की गई थी? मार्सिले, बर्न, ज्यूरिख, जिनोवा। मेस्सिनी ने जो है यंग इटली संगठन की स्थापना जो है 1831 में मार्सिले में की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 77वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष कब शुरू हुआ? 1821, 1797, 1850, 1800। आजादी के लिए ग्रीक संघर्ष जो है 1821 में प्रारंभ हुआ था। सही आंसर है यहां पर ए वाला। 78वां प्रश्न है, वह अंग्रेज कवि जिसकी मृत्यु 1824 में यूनान स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लड़ते हुए बुखार के कारण हुई? जॉन कीट, विलियम बर्न्स, लॉर्ड बायरन, जॉर्ज एलियट। देखिए लॉर्ड बायरन जो है इनको भी यूनानी संस्कृति से बहुत लगाव था। तो ये धन इकट्ठा करके अपनी ओर से ही
यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े थे, तो वहां पर इनकी मृत्यु जो 1824 में बुखार की वजह से हो गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 79वां प्रश्न है, फ्रांस में जुलाई 1830 में हुए विद्रोह के बाद संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? लुई फिलिप, मैटरनिक, गैरीबाल्डी, मेस्सिनी। देखिए 1830 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद यहां पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया है, इसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन का गठन किया था? ऑटो वॉन बिस्मार्क, जूसेपी मेस्सिनी, मैटरनिक, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। देखिए जूसेपी मेस्सिनी ने जो है यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी, तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 81वां प्रश्न है, किस वर्ष लुई फिलिप भाग गया और नेशनल असेंबली एक गणतंत्र की घोषणा की? 1846, 1848, 1845, 1847। देखिए लुई फिलिप जो है 1848 में भाग गया था और उसी साल नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा कर दी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 82वां प्रश्न है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मेजनी, ड्यूक मैटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो सही आंसर है यहां पर डी वाला। 83वां प्रश्न है, 1848 में यूरोप में शुरू हुए एक प्रकार के विद्रोह का नाम बताइए। जर्मनी में भाषाई विद्रोह, कारीगरों, औद्योगिक श्रमिकों और किसानों ने आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ विद्रोह किया। स्विट्जरलैंड में राजशाही के खिलाफ विद्रोह, ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह। देखिए 1848 तक आते आते यहाँ पर भुखमरी और रोजगार का संकट क्रिएट होने लगा था। इसकी वजह से कारीगरों, औद्योगिक श्रमिकों और किसानों ने जो है आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 84वां प्रश्न है, जर्मन भाषा में दास वोल्क का क्या अर्थ है? लोकतंत्र, राजतंत्र, दासता, आम लोग। देखिए दास वोल्क का अर्थ होता है आम लोग। तो सही आंसर है यहां पर डी वाला। 85वां प्रश्न है, जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति की खोज निम्नलिखित लोगों में की जानी चाहिए थी। आम लोग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग के या अभिजात वर्ग। इनका मानना यह था कि सच्ची जो जर्मन संस्कृति है वो दास वोल्क में खोजी जानी चाहिए, यानी कि आम लोगों में खोजी जानी चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 86वां प्रश्न है, जर्मन भाषा में वोल्क्स गेस्ट का अर्थ है आम लोग, राष्ट्र की भावना, संगीत, शासक वर्ग। देखिए जर्मन भाषा में जो वोल्क्स गेस्ट है इसका अर्थ होता है राष्ट्र की भावना। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 87वां प्रश्न है, कैरोल कुर्बिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न कैसे मनाया? ओपेरा, नाटक, पुस्तकें, कविता। देखिए कैरोल कुर्बिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का जन्म जो है ओपेरा के माध्यम से मनाया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 88वां प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण में ग्रिम बंधुओं का योगदान क्या था? परिकथाएं, लोक नृत्य, ओपेरा, संगीत। राष्ट्र निर्माण में ग्रिम बंधुओं ने जो है परिकथाओं की रचना की थी, इसके जरिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 89वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूसी कब्जे वाले पोलिस इलाकों में चर्च की सभाओं में पोलिस भाषा का उपयोग किए जाने का क्या परिणाम हुआ? पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया, अनुयायियों से कर वसूला गया, प्रचारकों से कर वसूला गया, अनुयायियों को साइबेरिया भेज दिया गया। देखिए जब पोलिस इलाकों पर रूसियों का कब्जा हो गया तो वहाँ पर जो चर्च वगैरह थे, चर्च की सभाओं में या चर्च के उपदेशों में जो पादरी या बिशप पोलिस भाषा इस्तेमाल करते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है और उनको साइबेरिया की जेलों में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 90वां प्रश्न है, ओक के पत्तों का मुकुट पहनने वाले जर्मन राष्ट्र का रूपक था? मैरियन, यूनियन जैक, ब्रिटानिया, जर्मेनिया। देखिए ये जर्मेनिया रूपक था इसका। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 91वां प्रश्न है, एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में हुए 3 युद्धों में किसकी जीत हुई? डेनिस विजय, प्रसिया विजय, इटली विजय, इंग्लैंड विजय। देखिए यहां पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में जो 3 युद्ध हुए हैं इसमें प्रसा की जीत हुई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 92वां प्रश्न है,
बलूत पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक है? शांति की चाह, बहादुरी, मुक्त होना, एक नए युग की शुरुआत। देखिए, बलूत की पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक है, तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 93वां प्रश्न है, जर्मन तलवार किसका प्रतीक थी? वीरता, मुकाबले की तैयारी, एक नए युग की शुरुआत, जर्मन साम्राज्य शक्ति का प्रतीक। जर्मन तलवार जो है मुकाबले की तैयारी को प्रतिनिधित्व करती थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 94वां प्रश्न है, आंखों पर पट्टी बांधकर तराजू लेकर चलने वाली महिला किसका प्रतीक है? शांति, समानता, न्याय, स्वतंत्रता। देखिए, आंखों पर पट्टी बांधकर तराजू को लेकर चलने वाली जो महिला है ये न्याय का प्रतीक है, तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 95वां प्रश्न है, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? ऑटो वान बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, काउंट कैबूर, प्रसा के राजा कैसर विलियम प्रथम। प्रसा के राजा कैसर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट 1871 में घोषित किया गया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्रैंकफर्ट असेंबली बुलाई गई? सेंट पॉल के चर्च में, सेंट पीटर्स के चर्च में, प्रसिया के महल में, वर्साय के महल में, दर्पणों के हॉल में। देखिए, जब 1848 में लुई फिलिप फ्रांस से भाग गया था, तब वर्साय के महल में, दर्पणों के हॉल में फ्रैंकफर्ट असेंबली बुलाई गई थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 97वां प्रश्न है, प्रसा में जंकर्स किसे कहा जाता था? सैन्य अधिकारी, बड़े जमींदार, फैक्ट्री मालिक, कुलीन। देखिए, प्रसा में जंकर्स जो है बड़े जमींदारों को कहा जाता था, तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 98वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी भूमिका किसने निभाई? जर्मन सम्राट यानी पूर्व में प्रसा का राजा कैसर विलियम प्रथम, ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रसा का जो मुख्यमंत्री था वो, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, जर्मन दार्शनिक, ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिक। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रसा के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी, तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 99वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य पर एक इतालवी शासक का शासन था? दो सिसिली का साम्राज्य, लोम्बार्डी, वेनेटिया, सार्डिनिया, पीडमोंट। देखिए, सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इतालवी शासक का शासन था, तो सही आंसर है यहां पर डी वाला। 100वां प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने इतालवी एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। पेपल राज्य, टस्कनी, सार्डिनिया, पीडमोंट, वेनेसिया। सार्डिनिया पीडमोंट ने जो है इतालवी एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया था, तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 101वां प्रश्न है, इतालवी एकीकरण में मंत्री काबूर का योगदान था। राजनयिक गठबंधन ऑस्ट्रिया के दुश्मनों के साथ, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध, 1859 में फ्रांस के साथ कूटनीतिक गठबंधन और सार्डिनिया पीडमोंट को मजबूत करना, फ्रांस के राजा को हराया। देखिए, इटली के एकीकरण में जो मंत्री काबूर है, इसका मुख्य रोल 1859 में इसने एक कूटनीतिक संधि की थी फ्रांस के साथ, और ऐसे करके इसने सार्डिनिया पीडमोंट को और ज्यादा मजबूत बनाया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 102वां प्रश्न है, किसने कहा कि इटली केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी? कैबूर, नेपोलियन, मैटरनिक, गैरीबाल्डी। देखिए, ये मैटरनिक का कथन है, तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 103वां प्रश्न है, किसने कहा कि काबूर, मेस्तिनी और गैरीबाल्डी तीन उसके मस्तिष्क, उसकी आत्मा, उसकी तलवार हैं? विक्टर इमैनुअल, जॉर्ज मेरेडिथ, लुई 17वां, गुइजोट। देखिए, ये जॉर्ज मेरेडिथ का कथन है, तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 104वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूसेपी मेसिनी के बारे में सत्य नहीं है? वह एकजुट इतालवी गणराज्य चाहता था। उसने यंग इटली नामक एक भूमिगत संगठन की स्थापना की। वह चाहता था कि इटली एक राजशाही हो। उसे लिगुरिया में क्रांति का प्रयास करने के लिए निर्वासित किया गया था। देखिए, जूसेपी मेसिनी के बारे में यहां पर सी वाला कथन गलत है। यह हमेशा से चाहता था कि यहां पर एक गणतांत्रिक प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना हो, ना कि राजशाही की स्थापना हो, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 105वां प्रश्न है, 1861 में संयुक्त इटली का पहला राजा किसे घोषित किया गया? निकोलस द्वितीय, किंग जॉर्ज द्वितीय, विलियम IV, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। देखिए, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को 1861 में
संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था? तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 106वां प्रश्न है, 1860 में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 अभियान का नेतृत्व किसने किया? काबूर, जूसेपे गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जूसेपे मेस्सिनी। देखिए, एक स्वयंसेवी जूसेपे गैरिबाल्डी ने अपने स्वयंसेवकों के साथ 1860 में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ 1000 अभियान का नेतृत्व किया था, जिसमें पहले 1000 लोग शामिल थे, लेकिन बाद में ये जुड़ते जुड़ते 30,000 से ऊपर पहुंच गए। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 107वां प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन रेड शर्ट की स्थापना किसने की? विल्सन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, गैरिबाल्डी, मैटरनिक। देखिए, गैरिबाल्डी का जो दक्षिणी तरफ अभियान था, तो इनके कैंडिडेट को रेड शर्ट्स के नाम से जाना गया, क्योंकि ये लोग लाल शर्ट पहनते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत था? बाल्कन, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। 1871 के बाद यूरोप में बाल्कन रीजन जो था, ये गंभीर तनाव का क्षेत्र था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 109वां प्रश्न है, बाल्कन क्षेत्र में कौन शामिल नहीं था? क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, स्पेन। देखिए, इसमें तीनों शामिल थे, लेकिन इसमें स्पेन शामिल नहीं था। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 110वां प्रश्न है, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में था? रूसी साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है ऑटोमन शासकों के नियंत्रण में था। तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 111वां प्रश्न है, ऑटोमन साम्राज्य पर किस सम्राट का शासन था? तुर्की, रूस, ब्रिटेन, प्रसा। इस पर जो तुर्की के सम्राट का शासन था। तो सही आंसर है यहां पर ए वाला। 112वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय के कलाकारों ने रिक्त स्थान को एक महिला आकृति के रूप में चित्रित किया। समाजवाद, स्वतंत्रता, रंगोत्सव, समानता। इन्होंने जो है स्वतंत्रता को एक रूपक के रूप में एक महिला आकृति के रूप में चित्रित किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 113वां प्रश्न है, यूजीन डेलाक्रोइक्स के द्वारा 1824 में बनाई गई पेंटिंग द मैसेकर एट चेओस के पीछे का क्या उद्देश्य था? दर्शकों की भावनाओं को आकर्षित करना और यूनानियों के प्रति सहानुभूति पैदा करना, उस घटना का नाटकीय रूप देना जिसमें 20,000 यूनानियों की हत्या हुई थी, महिलाओं और बच्चों की पीड़ाओं पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए, यूजीन डेलाक्रोइक्स की जो पेंटिंग है, इसमें इन सभी घटनाओं को दर्शाया गया है। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी वाला, इन उपरोक्त सभी। 114वां प्रश्न है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के गठन में किससे मदद मिली? ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का गठन अचानक उथल पुथल का परिणाम था। 1688 में ब्रिटेन में राजशाही ने अंग्रेजी संसद से सत्ता छीन ली। संसद ने एक लंबे टकराव और संघर्ष के माध्यम से राजशाही से सत्ता छीन ली। इसके कारण धीरे धीरे एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राष्ट्र का गठन हुआ। देखिए, यहां पर क्या होता है, यहां पे 1688 में यहां की जो संसद है, संसद ने राजशाही के साथ एक लंबे टकराव संघर्ष के बाद सत्ता छीन ली थी, जिसके बाद यहां पर धीरे धीरे करके राष्ट्र राज्य का उदय होता है। तो यहां पर सी वाला विकल्प जो है सही है। 115वां प्रश्न है, आयरलैंड को जबरन यूनाइटेड किंगडम में शामिल कब किया गया था? 1798, 1801, 1800, 1799। देखिए, आयरलैंड को यूके में 1801 में शामिल किया गया था। तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 116वां प्रश्न है, उस अधिनियम का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यूनियन का अधिनियम 1707, कर सुधार अधिनियम 1784, कम्यूटेशन अधिनियम 1784 या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये एक्ट ऑफ यूनियन था 1707 का, इसके जरिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 117वां प्रश्न है, 1707 के यूनियन एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता था। यह इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच एक समझौता था। इसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसने इंग्लैंड को स्कॉटलैंड पर नियंत्रण दिया। देखिए, यहां पर सी वाला विकल्प सही है। इसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ है। तो सही आंसर है यहां पर सी वाला। 118वां प्रश्न है, प्रत्येक शक्ति रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये बाल्कन पर
अन्य शक्तियों के कब्जे का मुकाबला करने के लिए उत्सुक थीं और यह फिर रिक्त स्थान के प्रमुख कारणों में से एक बन गया। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ऑटोमन साम्राज्य का पतन, बाल्कन राज्यों का एकीकरण। देखिए, सभी बड़ी शक्तियां ये चाहती थीं कि बाल्कन क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित कर सकें और इनकी यही कब्जे वाली जो स्थिति का मुकाबला था, यही मुकाबला जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। देखिए, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अब आप लोगों को कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स में आपको प्रिंटेबल नोट्स के साथ साथ जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी साथ में देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।